नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में आज हम बात कर रहे हैं सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन की डायरेक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी की गीता जी के बारे में। प्रोफेसर गीता जी नमस्कार। गीता मैम को देखकर ये लग सकता है कि चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष, कोई साध्वी या सन्यासन है, लेकिन बहुत बड़ा एकेडमिक इनका बैकग्राउंड रहा है। जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत का कानपुर में, उनकी फाउंडर डायरेक्टर भी रही हैं मैम। तो बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है मैम। सबसे पहला सवाल ये, जो जिम्मेवारी अब आपके पास है कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड करते हैं, ये जो यूजीसी की जो जिम्मेवारी दी गई है, और ये कितना सार्थक आप मानते हैं आज के वक्त में, कितनी आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि आपने चाणक्य के वो शब्द सुने होंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जो एक सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाणक्य, महान विचारक भी और राष्ट्र निर्माता भी कहूँगी मैं उनको। उन्होंने कहा था कि शिक्षक की गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों ही पलते हैं। तो राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो शिक्षक के माध्यम से होता है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी हो या कहना चाहिए कि समाज का कोई भी हिस्सा जो एक मोटिवेशन पाता है, वो शिक्षक के द्वारा ही निर्माण होता है उसका। कोई भी परिस्थिति हो, इतिहास के पन्नों को जब भी आप पलटेंगे तो पाएंगे कि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से किस प्रकार बड़े परिवर्तन किए गए। चाहे आप महाभारत पढ़ें, चाहे आप रामायण को उठा लें, चाहे आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षक की अहमियत को कम किया जा सके, क्योंकि किसी भी संस्कृति और सभ्यता को शिक्षक के माध्यम से ही। तो ये जो विचार जब भी यूजीसी के माध्यम से या भारत सरकार के मंत्रालयों के माध्यम से आया हुआ कि एक, वैसे तो शिक्षक को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, शिक्षकत्व एक आत्मिक विषय है और एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा दायित्व बोध है। लेकिन इस प्रकार के विमर्श और कहना चाहिए कि हमको आंतरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किस तरीके से जेल किया जाए, तो यूजीसी ने जब भी ये विचार किया होगा, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इसका पहले नाम होता था, बाद में उसको एचआरडीसी कहा गया, लेकिन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यानी कि जो एकेडमिशियंस हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे हो, तो ये आवश्यक क्यों है। बहुत से विषय के तौर पर भी, और कहना चाहिए कि इस, मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये केवल एक क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होता कि कोई सेंटर है तो वहाँ उसी प्रदेश के शिक्षक होंगे। ये बहुत अच्छी बात थी इन सेंटर्स की कि देश भर से, किसी भी राज्य से शिक्षक को जब अवसर मिलता है, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, जिनको पहले लेक्चरर और कहा जाता था, तो वो एक साथ जुड़ते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन, कहना चाहिए कि भाषा के पार्ट पे भी, शिक्षा के पार्ट पे भी, संस्कृति के पार्ट पे भी जो वो आदान प्रदान होता है। तमिलनाडु का शिक्षक जब इधर आता है तो यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के लोगों को समझकर, तो निश्चित रूप से मन के ऊपर भी भाव पड़ता है, असर पड़ता है, और शिक्षा के ऊपर से तो निश्चित रूप से ही पड़ेगा कि कुछ बदलाव जब हम महसूस करते हैं तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ला सकते हैं। और ये शिक्षकों का और युवाओं का, सभी का एक दूसरे से मिलना और उस परिवर्तन की तरफ बढ़ना, केवल जानकारियों को ठूसना भर उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान, और ज्ञान वो प्रैक्टिकल भी होता है, वातावरण भी सिखाता है, और जो परिवर्तनकारी, युगांतकारी घटनाएं होती हैं उनसे भी सीखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत तो समय। अगर आप बात करें, आपके विभाग की बात करें, तो किस तरह के जो सर्टिफिकेशन होते हैं या किस तरह के कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी के स्तर पे जो शिक्षक हैं उनको जो नई नई चीज़ों का
बोध होता है। और आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जब पूरे देश के शिक्षक एक दूसरे से मिलते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़ी हुई जो समस्या है उनका भी आदान प्रदान होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। लेकिन किस तरह से आपका डिपार्टमेंट इस चीज़ को रन करता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी कि समय-समय पर चूँकि ज्ञान का रिनोवेशन होता रहता है कि नए नए तथ्य आते हैं, नई चीज़ें आती हैं और उससे अलग भी जो बेसिक तथ्य है शिक्षा का कि एक समाज का, राष्ट्र का निर्माण करना और वो युवा पीढ़ी के माध्यम से ही होता है। उसको किस प्रकार से मोटिवेशन किया जाए, सकारात्मक दिशा में ले जाया जाए। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, बहुत लंबी मैराथन के बाद 2020 शिक्षा नीति हमारे बीच आई और बहुत खुशी का विषय है कि जब मैंने ये दायित्व निर्वहन के लिए लिया था 2012 के आसपास, तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आए थे। उससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ा रही थी, एक महाविद्यालय में। तो मुझे लगा कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है जो शिक्षा के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हो। तो मुझे लगा कि शिक्षा केवल अपने विषय तक केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य या शिक्षण का उद्देश्य ये मात्र नहीं है कि उस विषय को ठूस ठूस कर उससे संबंधित जानकारी छात्र के मन में भर दिया जाए। छात्र, या कहना चाहिए कि जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो निर्माण करती है, जिसके कारण देश आगे बढ़ता है, उसका निर्माण आपके माध्यम से हो रहा है। वो तभी संभव है जब आप उस निर्माण की दिशा में अपने आप को उतना समर्पित कर देंगे कि जब ये दायित्व बोध एक शिक्षक समझ ले कि हाँ, उसके द्वारा राष्ट्र निर्मित होने वाला है। तो शिक्षा कैसे दी जाए? क्या शिक्षा का उद्देश्य मात्र ये है कि कोई आपने डिग्रियां हासिल कर ली या आपने कुछ पद। नौकरी हासिल कर ली, ये महज अभी भी हम या हमारी जो शिक्षा है, तकरीबन पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, और इसलिए एजुकेशन। और अभी तो देश में ये हालत है, बहुत सी, खासकर मैं महिलाओं की तरफ या लड़कियों की तरफ देखें तो कुछ बीए पढ़ लेगी, 12th कर लेंगी या जेबीटी कर लेंगी तो एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, ये सोच भर रहती है। ये निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि शिक्षा के जो मापदंड हैं उनको हमने बड़ा सीमित कर दिया है, शिक्षा के मकसद को बड़ा सीमित कर दिया है। अब नहीं है और ये कभी भी नहीं रहा। ये जो एक विचार पैदा हुआ कि ये सोच लिया जाता है कि ये समाज की अशिक्षित भाव को ही प्रदर्शित करता है। मैं ये कहूँगी कि पढ़ा लिखा अशिक्षित समाज कहूँगी मैं उसको, कि शिक्षा का अर्थ है कि ज्ञान, जब ज्ञान अंतर्निहित है और उस ज्ञान के माध्यम, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आपके भीतर है, केवल हम आंख मूंद करके चिल्लाते हैं कि बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है। और आपने महिलाओं का जिक्र किया, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है, आज क्या, प्राचीन समय से ही हमारे इतिहास के पृष्ठों को आप पलटेंगे तो पाएंगे कि ऐसी ऐसी महिलाओं के उदाहरण, ऐसी ऐसी मातृशक्ति के उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो विश्व को चौंका देने वाले हैं। नहीं, मैं ड्रॉप रेट जो महिलाओं का है, लड़कियों का है, वो इसी मानसिकता को हटाने की आवश्यकता जी, मैं वही कह रहा हूँ। है। उसको शिक्षा हटा सकती है, शिक्षक हटा सकता है, लेकिन श्रम के अंधेरे को पराजित करने के बाद। बिल्कुल ठीक। मैम, आप 2012 में हरियाणा में सोनीपत खानपुर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की भी फाउंडर डायरेक्टर रही हैं। तो वहाँ आप लगभग 2.5 साल आपने काम किया, तो किस तरह का वहाँ अनुभव रहा? क्या कुछ ऐसे बदलाव कर पाए जो आप बात करते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल कुछ किताबें भर पढ़ लेना नहीं होना चाहिए, डिग्री हासिल कर लेना नहीं होना चाहिए। वहाँ किस तरह का अनुभव रहा आपका? ये मैं बहुत ही सौभाग्य का विषय मानूंगी और आपसे भी एक साझा करना चाहूँगी कि जब मैंने वहाँ दायित्व लिया 2012 में, ये एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश में बना हुआ विश्वविद्यालय है, महिला विश्वविद्यालय है। ये बहुत ही सुखद भी है क्योंकि हरियाणा में जहाँ बहुत योग्यता भरी हुई है, हम देखते हैं कि विश्व के पटल पे जब चाहे ओलंपिक हो, एशियन हो या कोई भी गेम है, तो वहाँ की छात्राएं, वहाँ की बालिकाएं कितने पदक लेकर आती हैं। ऐसे स्थान में, ऐसे परिवेश में ऐसे विश्वविद्यालय का होना एक बहुत बड़ी बात है।
तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि कुछ अलग कैसे किया जा सकता है। क्या मुझे हमेशा से ये लगा है कि नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो मुझे एक वो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर दिया जाए, लेकिन नहीं, समाज को कैसे जोड़ सकता है, उस समाज, उस परिवेश में जहाँ वो इंस्टीट्यूशन बना है वो कैसे प्रभावित हो, और वहाँ के लोगों को एक इन्वॉल्वमेंट, एक जुड़ाव, ये ना हो कि वहाँ से डिग्री हासिल करके कुछ और बच्चे तैयार हो जाएं और फिर नौकरियों की पंक्ति में लग जाएं। तो जो वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए शिक्षक आते थे, जो चाहे तमिलनाडु से हैं, चाहे देश के किसी किसी कोने से, पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहना चाहिए कि दसों दिशाओं से वहाँ शिक्षकों का आवागमन रहा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, वहाँ के लोगों का जुड़ना और वहाँ के लोगों के बीच जाना उन शिक्षकों का, क्योंकि उस ट्रेनिंग का, उस उन कार्यशालाओं का कहूँगी मैं, एक हिस्सा बनाने का मैंने प्रयत्न किया। और उसके लिए वो सभी शिक्षक भी सहयोगी रहे, भले ही उनको एक विचित्र सा अनुभव हुआ वो शुरुआत में, लेकिन बाद में जो एक कल्चर का एक सामंजस्य होना, उस कल्चर को समझना, वहाँ का गांव कैसा है, यहाँ का गांव कैसा है, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, और वहाँ की पंचायत कैसी है, यहाँ का जो मंदिर है वो कैसा है, वहाँ का तालाब कैसा है, उससे जो वहाँ के कृषि उत्पादन कैसे हैं, वहाँ महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, और उन्हीं गांव वासियों के बीच जुड़कर उनसे उसकी वार्ता करना एक बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत सार्थक भी रहा। और उनसे जो रिपोर्ट्स बनी हैं, सरकारों को भेजी भी गई हैं, और शिक्षकों को एक आत्मबोध हुआ कि नहीं, हमें अपने विषय तक केंद्रित नहीं रहना है, हमारा दायित्व समाज है, और उस समाज की मट्टी तक जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने उस कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकते। ये मुझे प्रतीत हुआ। बिल्कुल सही बात है। और जीवन में शिक्षा मतलब व्यक्ति को केवल और केवल एक जीवन में रोजगार या जीवन में इस तरह की चीज़ें हासिल करना जिससे हमारा जीवन चले, वही भर नहीं है, एक बेहतर इंसान बनाना भी है। और इसी दिशा में एक बात जो आजकल की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में के अलावा एक व्यक्ति निर्माण में बड़ा कदम साबित होगी। आप क्या समझते हैं उसे लेके? बिल्कुल, बहुत ही सुखद है हम सब के लिए, शिक्षा जगत के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जिस स्किल को, जो आपका आंतरिक विषय, जो आपकी आंतरिक योग्यता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग तरीके की योग्यता है, और उसको समझना, उसको समझा पाना शिक्षक के माध्यम से कि हाँ, वो सामने वाला उस चीज़ में योग्य है और उसको बेहतर कर सकता है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसको एक सार्थक दिशा देने की आवश्यकता है। उसके द्वारा जो आने वाला समय निर्मित होगा, वो डिग्री धारक बेरोजगारों की फौज नहीं होगा, निश्चित रूप से निर्माणकारी युवाओं की एक पीढ़ी होगी जो देश को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। मेघालय की शिक्षा व्यवस्था से जिसने एक भटकी हुई हीन पीढ़ियाँ निर्मित करने का जो शिक्षा का एक धारा बनाई, उससे बिल्कुल अलग हटके एक बहुत ही आत्मविश्वासी, जो अपनी योग्यता को एक दम्भ के साथ, एक गौरव के साथ स्वीकार करेगी, और स्किल के साथ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अभी भी सरकारों की, जब भी कोई भी इलेक्शन होता है या राजनीतिक दलों के द्वारा ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि रोज़गार नहीं दिया, रोज़गार नहीं हुआ, कितनी नौकरियां दी जा सकती हैं, कितनी नौकरियां, युवा हमारे इतने सक्षम हैं कि वो नौकरियां पैदा कर सकते हैं, बस उनको अपनी योग्यताओं को समझने की आवश्यकता है। और जो आज का शिक्षक है, जो आज के युवा हैं, इस दिशा में काम करें, अपनी योग्यता को समझें और उस योग्यता के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करें। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा संभावना और राष्ट्र उपयोग और विश्व को की तरफ भारत के बढ़ते हुए कदम, जो पिछले समय से हम देख रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चंद्रयान की सफलता हो, चाहे वो मंगलयान की सफलता हो, ऐसी बहुत सी सफलताएं अनगिन असंख्य हमारे रास्ते में अभी हैं, जो अपनी स्किल को जानने के बाद भारत का युवा। ये बड़ी चीज़ कह रहे हैं मैम कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लगातार जिसकी बात हो रही है,
भारत सरकार जिसकी बात कर रही है उसका मकसद ये है कि स्किल को बढ़ावा देना। लेकिन और अगर बिंदुओं की बात करें मैम, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनमें और क्या विशेष आपको लगता है कि वो यकीनी तौर पर एक उसके लागू होने के बाद राष्ट्रीय हित में बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा? इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो भाषा को लेकर भी है। भाषाएं जीवन की थाती होती हैं, स्वयं को समझने के लिए भी और स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए भी और ज्ञानवर्धन के लिए भी। उस ज्ञान की थाती में भाषाओं को कहीं पिछड़ा पाते हैं हम पिछली शिक्षा व्यवस्थाओं में, कि एक विदेशी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है या हम आगे बढ़ सकते हैं, या ये जो भाव पैदा हो गया था इसको खंडित करने का बहुत बड़ा काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं तो अपना उदाहरण खुद ही देना चाहूँगी आपको कि जब मैंने 2015 में या 2012 में भी, चलिए वो तो ग्रामीण परिवेश था, देश भर से आने वाले वहाँ शिक्षक थे, अंग्रेज़ी बायलिंगुअल वहाँ प्रयोग किया जाता था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में प्रयास ये रहा कि लोकल भाषाओं को, जो अपनी भारतीय भाषाएं हैं, उनको प्रमोट कैसे किया जाए। और उसके माध्यम से, चूँकि आपने भी देखा होगा, स्वप्न कभी आपने किसी विदेशी भाषा में नहीं देखे होंगे। मातृभाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मातृभाषा ज्ञान की एक गंगा है, माँ की गोद है। वो भाषा माँ की गोद की तरह होती है, जो सहज दुलारती है, पोषण करती है और एक निर्माण करती है एक व्यक्तित्व का। तो भाषाओं को एक संबल मिलना चाहिए और उन भाषाओं के द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान की प्रवाह जो है और ज़्यादा सशक्त होगा। भाषाएं सीखनी चाहिए, जितनी विदेशी भाषाएं सीखो अच्छा है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है कि भाषाओं को सशक्त करते हुए अपनी जो संस्कृति है उस पर गौरव का भान हम तभी कर सकते हैं जबकि हम अपनी भाषा को समझें, अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी माँ पर गर्व करें। मातृभूमि और मातृभाषा माँ ही होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि अपनी भाषा में ज्ञान को समझना बड़ा आसान होता है, उसे व्यक्त करना बड़ा आसान होता है। भाषा के ज़रिए ही कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे लिए बड़े बड़े सब्जेक्ट या बड़ी बड़ी चीज़ें हमें कठिन नज़र आती हैं। नई शिक्षा नीति में इसमें विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है कि लोकल डायलेक्ट में बाकायदा ये कोशिश की जाए, लोकल भाषा में ये कोशिश की जाए कि जो आपकी किताबें हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको मिलेगा। मैं एक और चीज़ कि अब क्या कहना चाहूँगी कि भाषाओं से अलग भी, आपने पूछा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फ़र्क क्या है। ये एक बंधन से मुक्त करने वाली शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ बंधन हो वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ उन्मुक्तता है, आपके अंदर की आत्मिक अभिव्यक्ति को आप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप उस बंधन से निकल के अपने अंदर के ज्ञान को बाहर आने का अवसर देंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अवसर देश की पीढ़ियों को, युवाओं को मिलने वाला है। बस शिक्षक बोध के साथ, शिक्षक उस बोध के साथ शिक्षण दे और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उस मुक्त ज्ञान की तरफ बढ़ेंगी, जहां वास्तव में नए आयाम स्थापित होंगे। बिल्कुल सही बात की है। ये आयाम तभी हासिल किए जा सकते हैं, मैम का कहना है शिक्षा जगत से करीब 27 वर्षों का अनुभव, और उसके चलते हुए इस अनुभव का यही निचोड़ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन सारे सभी पहलुओं को रखा गया है जो आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। एक और बात मैम के विषय में बता दूं कि 22 तारीख सभी, पूरा देश, पूरी दुनिया में जिस तरह से एक इतिहास बना, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूलेंगी। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। मैम ने एक ऐसी किताब लिखी है, और ख़ास बात यह है कि इस किताब के बारे में कहा जाता है कि अगर राम मंदिर को किसी को जानना है, एक तरफा नहीं जानना है किसी विषय को, इसके बगैर, इस किताब को पढ़े बगैर राम मंदिर का पूरा इतिहास, पूरा वर्तमान अधूरा है। ये मैं जिक्र करूँगा, राम मंदिर, ये किताब जो मैम ने लिखी है,
कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। और इस बुक के बारे में चाहे मोहन भागवत जी हों और दूसरे बड़े देश के जो जानी पहचानी हस्तियां हैं, उन सबका कहना ये है कि राम मंदिर को जानना है और उसके विषय में इन किताब के बगैर सब कुछ अधूरा है। मैम, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, मैं आपको थोड़ा सा सुधारने, इस शब्द को सुधारूंगी। राम मंदिर को नहीं जानना है, राम को जानना है और उस व्यक्तित्व को, उस परमात्मा तत्व को समझना है। उस भाव से राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर ये पुस्तक लिखी गई। और जब हम ये समझ लेंगे कि राम हमारे आदर्श क्यों हैं, एक पुरुषोत्तम भाव से क्यों कहा गया उनको, और राम मंदिर का जो विवाद रहा, जो हमें केवल ये समझ आया पीढ़ियों को या दशकों को या 500 वर्ष के इतिहास को कि वो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष है, जो कि वास्तव में नहीं था। सबके राम, सब में राम, इस भाव के बाद उस विषय को जब समझने का प्रयत्न किया गया तो मन में ये उत्कंठा हुई कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर की तरफ कैसे उन्मुख हो। और राष्ट्र का कोई भी अंग, राष्ट्र एक शरीर की भांति है, और शरीर का कोई भी अंग अगर दुखता है या कहीं पीड़ा होती है या कोई ऐसा भाव है जो उससे जुड़ नहीं पाता, तो वो राष्ट्र पूर्ण नहीं हो पाता। इस भाव के बाद जब ये समझा गया कि ये जो सदियों का इतिहास है, सदियों का संघर्ष है, विजेताओं ने जिस तरीके से यहाँ पर विध्वंस किया, उसको कब तक पढ़ा जाएगा, कब तक लिखा जाएगा, तब उसके बाद एक मन में भाव आया कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। मैम एक विषय है ये, आपने कुरान के आईने में बाबरी मस्जिद, एक विश्लेषण, अमूमन ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इसको हम इसी नज़र से देख रहे हैं कि दो पक्षों का ये मतलब विवाद है, इसका अर्थ बताइए। ये बड़ा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग और वैश्विक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, उसको एक बाबरी मस्जिद के नाम से, चूँकि जो बाबर, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, मुगल था, आया और उसके जो एक सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर उस पर एक ढांचा खड़ा किया जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। लेकिन जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, और आपने देखा भी होगा कि मेरे साथ एक सह लेखक आरिफ मोहम्मद भारती नाम का एक स्कॉलर है, आरिफ खान भारती, और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। ये छोटे हैं आयु में, लेकिन मुस्लिम हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत से मुस्लिम से मेरा भी डिस्कशन हुआ और बहुत से विमर्श के दौरान, जो बहुत देश के बहुत बड़े विद्वान मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं, और एक आपसी विमर्श के दौरान जो मुझे समझ आया, मैंने ये समझा कि इस्लाम में इस चीज़ को कहीं भी इंगित नहीं किया गया है कुरान में कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के या मंदिर को तोड़ के या कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ के उस पर कोई मस्जिद खड़ी की जा सकती है। वो अपने आप में नापाक है, और ऐसी नापाक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कुरान के भीतर इस तरीके का उल्लेख है, और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा डिस्कशन करने के बाद मैंने जाना है, कुछ पढ़ने का भी प्रयत्न किया है। तो जब ऐसे स्थान को लेकर राजनीतिक कारणों से या निहित स्वार्थों के कारण, कुछ महत्वाकांक्षाओं के कारण सदियों लंबा एक विवाद खड़ा करा जा सकता है, बजाय उसको समाप्त करने के। जो एक आंतरिक विषय था, बिल्कुल भारत की आत्मा का विषय था, राम भारत की आत्मा है, भारत के कण कण में बसते हैं, जीवन का आदर्श हैं, तब फिर जो निष्कर्ष निकाला तो मुझे भी लगा, और जो मेरे जैसे बहुत से युवा हैं, बहुत से स्कॉलर्स हैं, अध्ययनकर्ता हैं, उनको भी निश्चित रूप से लगा होगा कि जब कुरान में ही ऐसे स्थानों को नापाक माना गया है कि जहाँ किसी और ने पूजा की है या किसी धर्म स्थल के निर्माण को तोड़कर कोई ढांचा खड़ा किया हो, तो वहाँ की हुई नमाज कबूल नहीं की जाती खुदा के द्वारा। तो जब जायज़ नहीं मानी जाती, स्वीकार नहीं की जाती, कबूल नहीं की जाती, तो ऐसी स्थिति में क्यों ये विवाद हुआ, क्यों ये विवाद बढ़ाया जाता रहा, क्यों अदालतों में हम राम
भगवान राम जिन्हें हम मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। देश का नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतीक कहूँगी मैं, कि जहाँ जिन्होंने जीवन के आदर्श दिए हैं, जीवन किस प्रकार से जिया जाना चाहिए, कैसा समाज हो, कैसा राष्ट्र हो, तो उस राष्ट्र को निर्मित करने वाले, उस भाव को बनाने वाले, वो जोड़ने वाले राम की बात है। उस मंदिर को तोड़कर जब ढांचा खड़ा किया गया, मस्जिद का आकार दिया गया, तो वहाँ कैसे कोई वर्ग केवल इसलिए अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ता रह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम क्रिएट किया गया, बनाया गया, निर्मित किया गया, जबकि वास्तव में धार्मिक स्तर पर भी अगर इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ नमाज अता नहीं हो सकती, और अता हुई भी तो वो कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। तो उस दृष्टि से मैंने ये, या मेरे सह लेखक जो कि खुद भी मुस्लिम हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, बड़ी चीज़ है ये। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। राम मंदिर का इतिहास ग्रंथ अधूरा है अगर ये किताब आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो निश्चित रूप से ज़रूरी है कि राम मंदिर और राम जी को जानने के लिए, जो हम सब के आराध्य हैं, उनको जानने के लिए ये किताब आपको बहुत सारे ऐसे पहलुओं से जानकारी करवाती है, आपको बताती है। मैम, एक अंतिम सवाल आपसे कि बहुत सारे हम ये एक आखिरी सवाल अपने कार्यक्रम में पूछते हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसा संदेश हो कि जो हमने हालांकि बात की है कि शिक्षा ऐसी नहीं हो, एक ऐसा हो जो आपको बेहतर इंसान बनाए, लेकिन आज की भागादौड़ी में बड़ा स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, कामयाबी का स्ट्रेस होता है, अच्छे मार्क्स लाने का होता है, सिलेक्शन का होता है। ऐसी स्थिति में क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि युवा ही भविष्य हैं, उनके द्वारा ही निर्माण होना है। लेकिन उस भविष्य को निर्मित होने के लिए निश्चित रूप से एक लक्ष्य तो केंद्रित करना ही होगा। हर युवा को एक लक्ष्य निर्धारित करके उस दिशा में, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बढ़ने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से निर्माण होगा। निर्माण के साथ हम वो भारत देख पाएंगे जो वास्तव में भारत विश्व गुरु की भूमिका में रहा है सदैव से, उसके मूल को समझ पाएंगे। और युवा पीढ़ी इस चीज़ को सार्थक रूप से अपने लक्ष्यों के साथ, अपने दृढ़ लक्ष्य शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत को आगे ले जा सकते हैं। तो किसी दबाव के साथ नहीं। अभी एक फिल्म आई है 12th फेल, बहुत प्यारी फिल्म है, और वो यथार्थ है, एक सत्य घटना है, और ऐसे युवा देश भर में बिखरे पड़े हैं, उनकी शक्ति अपार है। मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो मैंने बाल मन को भी देखा कि उनके अंदर इच्छा शक्ति और संभावनाएं भरपूर हैं, लेकिन बस उस आत्मशक्ति को जगा लें और उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ जाएं, और समाज का वो वर्ग जो सक्षम है और अपने इर्द गिर्द देखता है कि ऐसे युवा या ऐसे बालक हैं, तो क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा हैं, उस राष्ट्र की शक्ति हैं, तो आप अपने दायित्व को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं कि अगर योग्यता आपके सामने है तो उस योग्यता को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आपके द्वारा हो। युवाओं के साथ साथ देश के बाकी घटकों को भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि योग्यता को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, भले ही किसी भी माध्यम से अपने सकारात्मक योगदान के साथ उनके लक्ष्य की तरफ उनको प्रेरित करें। यही मेरा संदेश। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि दृढ़ता ज़रूरी है, आपके इरादों में मजबूती ज़रूरी है, और लगातार राष्ट्र निर्माण में अपना प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।